हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी यानी कि एस्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं एक एक क्वेश्चंस को, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल होगा, क्या होगा? तो हमेशा शून्य होगा। ओके, यानी हमेशा कैसा होगा? शून्य हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। ओके, दोनों का आवेश कैसा रहेगा? संरक्षित रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता पे क्या फर्क पड़ता है? तो ये बढ़ जाता है। इसका संधारित्र क्या होती है? बढ़ जाती है, बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट, वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में क्या गया कार्य क्या होता है? तो कार्य होता है आपका W = ME × 1 - cos थीटा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, यानी कि किसी अचालक पदार्थ। तो अचालक पदार्थ में पहले तो आप जान लो कि अचालक पदार्थ ये है, यानी कि नॉन कंडक्टर सब्सटेंस है। ठीक है, तो अचालक पदार्थ में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। आप देखते होंगे सूखे हुए लकड़ी से जो है, आप जब तार को छूते होगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि सूखे हुए लकड़ी में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि अचालक पदार्थ की बात हो रही है। तो अचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो उस पर कितना ही आप आवेश उसको आवेशित करो, कितना ही उसे आप आवेशित करो, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है वितरित होगा ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन बटेगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा तब तो बटेगा ना। यानी कि ना तो वो सतह पे होगा, ना तो सतह के अलावा अंदर होगा, ना तो केवल भीतर होगा, यानी डी होगा कोई नहीं, क्योंकि अचालक पदार्थ है। यही रहता है चालक पदार्थ। तब तो इन सभी में आंसर इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी इनमें सभी चालक पदार्थ रहता तब, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो सभी जगह जा सकता है ना। ओके, तो अचालक पदार्थ है, इसीलिए कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। ओके, तो ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है? तो ये संरक्षी होता है। कैसा होता है जी? संरक्षी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिया गया आवेश बटा विभवांतर। ओके, यानी कि Q/V। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद का धारिता क्या होगा? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 20 माइक्रोफैराड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक कूलम्ब आवेश में कितने ESU यानी कि कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के बराबर होता है? तो एक कूलम्ब आवेश जो है 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है एक कूलम्ब आवेश। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश यानी कि स्पेशल खास आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का खास आवेश होता है 1.8 × 10⁻⁻11 कूलम्ब पर kg। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। एक आवेशित चालक के सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, दो गतिशील आवेशों के बीच लगता बल होगा। कैसा बल होगा? तो ये होगा विद्युत चुंबकीय बल। दो
गतिशील आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होगा विद्युत चुंबकीय बल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनका परिमाण +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब एवं -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है। ठीक है, ओके, और उनके बीच की दूरी 2.4 इंटू 10⁻⁻9 मीटर है। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसे आप खुद से सोल्व कर लेना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ओके, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा था, इसका आंसर हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मुक्त आकाश का प्रावैद्युतांक होता है, मुक्त आकाश का प्रावैद्युतांक होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगी। ओके, चलिए इसे पहले हम सोल्व करते हैं। ठीक है, वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो आइए इसे हम सोल्व करके समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगी। यहां से ए से बी के बीच आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। यहाँ पे आपको 3 संधारित्र दिया हुआ है, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो 3 संधारित्र आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ए से बी आपको क्या करना है, इसका तुल्य धारिता ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं C1 संधारित्र है, ये C2 संधारित्र है और ये C3 संधारित्र है, ये मैंने मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि देखिए ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो चूंकि आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बनाओगे सिर्फ रूल कॉन्सेप्ट समझते हुए। ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव में 2 नंबर का रहेगा तब तो आपको इतना काम करना पड़ेगा ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे चूंकि C1 और C2 क्या है, C1 और C2 क्या है, श्रेणी क्रम में, किसमें है, ये श्रेणी क्रम में है। ओके, श्रेणी क्रम में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक ही लाइन में है, यानी कि श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं कि श्रेणी क्रम में इनको और इनको जो है अप्लाई करने पर, श्रेणी क्रम में अप्लाई करने पर हमें जो संधारित्र मिलेगा वो मान लेते हैं C डैश मिलेगा। तो मान लेते हैं C डैश। ओके, क्या मान लेते हैं, C डैश, यानी 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ओके, ये C डैश ऊपर में दिया हुआ है। मान लेते हैं नया संधारित्र हमको जो मिलेगा C डैश मिलेगा इन दोनों को इस फॉर्मूला पे अप्लाई करने पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 का मान कितना दिया हुआ था, 6 माइक्रोफैराड था। C2 का भी मान कितना दिया हुआ था, 6 माइक्रोफैराड था। ठीक है, अब ये तो इजी है, ये आप इसे आगे इजीली आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 1/C डैश इक्वल टू 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा, ऊपर 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, 1/C डैश इक्वल टू 2/6। ओके, आप क्या करो, इससे आगे सोल्व कर लो। आगे सोल्व कैसे करते हैं, आप चाहो तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, या फिर डायरेक्टली हम करेंगे यहाँ पे। तो C डैश बराबर क्या हो जाएगा, C डैश बराबर 6/2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं आपको रफ में मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये इससे गुना होगा तो 2 इंटू C डैश होगा कि नहीं, 2 इंटू C डैश इक्वल टू 6 इंटू 1 6 होगा। ठीक है, अब देखिए 6 डैश बराबर क्या हो जाएगा, 6 डैश बराबर 6/2 होगा, ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे ये काम यहाँ पे हम किए हैं। ठीक है, तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप 12th में हो। ठीक है, अब चलिए आगे सोल्व करते हैं। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 6, यानी C डैश हमें क्या मिल चुका है, 3 माइक्रोफैराड मिल चुका है। ठीक है, 3 माइक्रोफैराड हमें मिल चुका है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब फिगर मेरा जो बनेगा किस टाइप का बनेगा, देखिए अब जो श्रेणी क्रम में था वो तो श्रेणी क्रम में हट जाएगा। ठीक है, चलिए श्रेणी क्रम में हट जाएगा। ओके, चलिए ये रहा नीचे वाले का संधारित्र। ओके, चलिए ये रहा A, ये रहा B। ओके, अब ये देखिए इनको ऐड करने पर क्या हुआ, देखिएगा
ये 6 और ये 6 को ऐड करने पर, श्रेणी क्रम में था, ऐड करने पर क्या आया, 3 आया था। क्या आया था जी, 3 आया था ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर में, यहाँ पे लिख देंगे, ऊपर में लिख देंगे 3 माइक्रोफैराड और नीचे क्या था, 6 माइक्रोफैराड था। ठीक है, 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखा जाए तो ये मेरा जो हो गया, ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया C डैश, ये हमें क्या मिला था, C डैश मिला था ना जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, एक मिनट, ये में हमें मिला था C डैश और ये तो C3 दिया हुआ था, राइट। यहाँ आप देख पा रहे हैं, आपको मैं पीछे ले चलता हूँ, ये देखिए C3 दिया हुआ था, संधारित्र 3। ठीक है, अब हम आगे अप्लाई करते हैं। ओके, ईजी है, बस मेरे पास स्क्रीन बड़ा नहीं इसलिए ज़्यादा में टाइम लग रहा है, बाकी बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब ये देखिए C डैश और C3 यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि C डैश और C3 समांतर क्रम में है। कौन सा क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो फॉर्मूला लगा दो, इस पे अप्लाई कर दो। समांतर क्रम में रहने पर क्या फॉर्मूला होता है, तो मान लेते हैं हमें इन दोनों को अप्लाई करने पर, समांतर क्रम में अप्लाई करने पर जो हमें अगला जो संधारित्र मिलेगा, मान लेते हैं C मिलेगा। ओके, तो C बराबर क्या हो जाएगा, C1 नहीं, C डैश ना हो गया, तो C डैश प्लस C3। ओके, C डैश प्लस C3, तो C डैश कितना आया था, C डैश मेरा 3 आया था और C3 कितना दिया हुआ था, 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9 माइक्रोफैराड। ओके, और यही आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया 9 माइक्रोफैराड। ओके, तो आप इजीली आप देख सकते हो, कोई खास इसमें आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना था, बस बहुत ही इजी था। ओके, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा हुआ था। ओके, तो सब्जेक्टिव में रहे तो आपको इसी तरह बनाना है जैसा मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है, बहुत ही आप सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट को समझते हुए जल्दी जल्दी आप रफ कॉपी में निकाल लोगे। ठीक है, तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया 9 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप मैंने ईजिली इस पे हम लोगों ने वर्क किया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसी तरह के और क्वेश्चंस बनाओगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ओके, सो थैंक यू।